हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए जरूरी है। क्या वो टेक्निक्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। हो सकता है आपको घर पे सब कुछ याद आ जाता हो, एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद होगा। कॉलेज एग्जाम्स में भी और एग्जाम्स में भी बहुत बारी आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके बोलते हैं कि पेपर तो सारा आता था बट आप अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ओके, तो उन्हीं चीज़ों को कैसे अवॉइड करा जा सके जिससे कि जो आपको आता है वो आप एग्जाम में भी दिखा सकें। हम इस आज के लेक्चर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए। जैसे आप सब लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, इंडियन है, यू आर ऑल लवर्स ऑफ क्रिकेट। तो जब भी इंडियन टीम का मैच होता है ऑस्ट्रेलिया से या पाकिस्तान से या वेस्ट इंडीज से, तो ग्राउंड में जाने से पहले पवेलियन में भी पूरी प्लानिंग करी जाती है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जबकि वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पिच के ऊपर और उनमें से कोई भी हल्का प्लेयर नहीं होता। तो स्ट्रैटेजी बनाना या वॉर प्लान बनाना या टेक्निक्स को अडॉप्ट करना आप इसलिए नहीं करते हैं कि आप वीक हैं, आप इसलिए करते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको प्रॉपर वे में यूज कर सकें। और एग्जामिनेशन में तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट पर्टिकुलर डे, दैट टाइम ऑफ 2 hours और मोर देन दैट और लेस देन दैट, जो भी आपका एग्जामिनेशन टाइम है वो आपकी फेट को डिसाइड करता है। आपको कितनी भी नॉलेज है, यदि आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते देन नोबडी इज गोइंग टू सेलेक्ट यू। ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है इन टेस्ट टेकिंग टेक्निक्स को, और वो टेक्निक्स हैं जो मैंने थ्रू आउट अपनी लाइफ यूज़ करी हैं, अपने स्टूडेंट्स को टीच करी हैं, और आज ज़्यादातर लोग टॉप पोजीशंस पे, और मैं खुद भी ज़्यादातर एंट्रेंसेस को मैंने क्लियर करा था, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर के हो, इंटरनेशनल। ओके, सो along with my knowledge, along with my subject knowledge, my common sense, my intelligence, test taking techniques always played a very important role in my success. But ये है क्या? सबसे पहले जैसे हम किसी से लड़ाई करने जाते हैं, जब वॉर होती है तो हमें पता करना होता है, या क्रिकेट मैच ही हो तो हम दूसरी टीम के बारे में जानते तो हैं, जानना तो चाहते हैं कि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है उसे डिफीट करना। सेम सिचुएशन होती है जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या एमसीक्यूज में अपेयर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये खाली वही नहीं है जो आंखों को दिखता है, उससे बहुत ज़्यादा होता है इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के लिए। खाली आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस ही सफिशिएंट नहीं है इन एग्जामिनेशंस को क्लियर। वाई दे आर यूनिक। ओके, बहुत ऑब्वियस है, जब आप कॉलेज में एग्जाम देते हैं तो, या आप स्कूल में सीबीएसई में भी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको स्टेप्स के मार्क्स भी मिलते हैं। अब यदि कुछ लिख भी आते हैं तो भी आपको कुछ नंबर मिलते हैं, बट मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन में या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में यू आर नॉट हैविंग एनी सच स्कोप। आपको मार्क्स तो हर हालत में मिलते हैं, चाहे पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। नेगेटिव मींस पेनल्टी मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स। ओके, बट खाली आपकी चॉइस जो आपने चूज करी है उसके बेसिस पे, आपके स्टेप्स, आपका रफ वर्क, नोबडी लुक्स एट दैट, यू नो। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए कॉलेज एग्जाम, स्कूल एग्जाम एंड एन एंट्रेंस एग्जाम इन एमसीक्यूज टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें होते हैं। और वो चॉइसेस इतनी आसपास होती है ना एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के कंपैरिजन में, कि उसमें से भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस को ऑप्ट करना होता है। एग्जामिनेशन में खाली एक ही चॉइस अलाउड है ऑप्ट करना। यदि आप एक से ज्यादा चॉइस ले लेते हैं तब उस क्वेश्चन को इनकरेक्टली मार्क्ड माना जाता है और आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। और जब आप देखेंगे ना, आप में से 4 में से 2 चॉइस कम से कम ऐसी लगेंगी जो दोनों ही आपको सही लगेंगी। हो सकता है दोनों कुछ एक्सटेंड तक सही भी हों, बट उस केस में आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस यूज करनी होती है। ओके, अब मोस्ट एप्रोप्रिएट का मीनिंग मैं किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट मीन्स टू द पॉइंट, वेरी वेरी प्रिसाइज। ओके, मतलब जो टारगेट, जैसे आपको कुछ फेंक के मारना है या गोली मारनी है, तो टारगेट पे यदि हिट कर रही है, टारगेट के आसपास हिट कर रही है, यू आर नॉट ए विनर। आप यदि किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यदि आप फिनिशिंग लाइन से 10 मीटर पहले भी रुक जाते हैं या 5 मीटर पहले भी रुक जाते हैं या 5 फुट पहले भी रुक जाते हैं, यू आर नॉट ए विनर। ओके, विनर का मतलब है यू हैव टू क्रॉस दैट लाइन, देन ओनली यू आर ए विनर। चाहे आप सारे रास्ते तेज स्पीड से भागते रहें और आखिर में आपके आके दम फूल जाए और आप 5 या 6 फुट पहले फिनिशिंग लाइन से रुक जाते हैं थकान के मारे, then you are a loser, you are not a winner. Okay, so same happens in this entrance examination also. So you will have to be very very tactful and intelligent in choosing for those choices which are going to give you the marks, which are going to give you the positive marks, like not the negative marks. Okay, तो uniqueness तो मैंने आपको define कर दी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो होते हैं ना, वो सिलेक्शन प्रोसेसेस नहीं है, दीज आर एलिमिनेशन प्रोसेसेस। लाखों स्टूडेंट अपेयर होते हैं, उनमें से कुछ 100 या कुछ 1000 सेलेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसे सिलेक्शन प्रोसेस तो कह नहीं सकते। इसका मतलब जो एग्जामिनिंग बॉडी है वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, दे जस्ट वांट टू एलिमिनेट यू। और यदि किसी मजबूरी में वो आपको एलिमिनेट नहीं कर पाई तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स ऑल टुगेदर ए नेगेटिव प्रोसेस। ओके,
कोई पेपर इसलिए सेट नहीं कर रहा कि आप सेलेक्ट हो सकें, पेपर वो इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप एलिमिनेट हो सकें। क्योंकि लाखों में से यदि 100 लोगों ने सेलेक्ट होना है तो ये तो एलिमिनेशन प्रोसेस ही है कि आपको जैसे कि धक्के मार मार के कोई कमरे से बाहर आपको निकाल रहा है और आप अड़े हुए हैं अपने टैलेंट की वजह से कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सो दैट इज व्हाट दीज कॉम्पिटिशंस मीन, ओके। इसलिए आपका बहुत ज्यादा टेक्टफुल होना जरूरी है। फिर एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, इज ओनली सब्जेक्ट नॉलेज रिक्वायर्ड? सब्जेक्ट नॉलेज नो डाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यदि आपको सब्जेक्ट ही नहीं आता तो क्या करेंगे फिर? बट सब्जेक्ट के साथ साथ कॉमन सेंस ऑलवेज प्लेस ए रोल, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ द बॉक्स मेथड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाली नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उस सब्जेक्ट नॉलेज को किस तरह से आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकेंगे जिससे कि आप टाइम्ड एग्जाम को अपेयर हो सकें और उसमें सेलेक्ट हो सकें, तो उसके लिए खाली सब्जेक्ट नॉलेज तो चलेगी नहीं। सपोज आपको सारे न्यूटन्स लॉज आते हैं, सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिक, रीजनिंग सब कुछ आपको आता है, बट आपको उसके बेस्ट मेथड्स नहीं आते हैं, देन ऑब्वियसली आपके चांसेस औरों के मुकाबले कम होते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स मेथड्स यूज कीजिए, हमेशा ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। आप कुछ ऐसा भी यूज कीजिए जो और सब ना यूज कर सकते, और उसके लिए आपकी कॉमन सेंस चाहिए। सो हैव ए वेरी वेरी स्ट्रांग कॉमन सेंस। तो खाली सब्जेक्ट्स में उलझ के, सब्जेक्ट्स नॉलेज में उलझ के भगवान की उस गिफ्ट को मत खत्म कीजिएगा जो भगवान ने हमें दी है, एंड दैट इज द कॉमन सेंस, ओके। एंड देन, इज इंटेलिजेंस द ओनली फैक्टर नीडेड फॉर सक्सेस? इंटेलिजेंस, अगेन इंटेलिजेंस, सब्जेक्ट नॉलेज और इंटेलिजेंस में फर्क हो गया। इंटेलिजेंस की मीन्स हाउ इंटेलिजेंट एम आई टू फाइंड आउट दोज क्वेश्चंस which I can attempt easily। तो इंटेलिजेंस चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने में, सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अब जैसे कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि पेपर देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात है, इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आपको इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, एक पे बहुत सब्जेक्ट नॉलेज है, कॉमन सेंस भी है, इंटेलिजेंट भी है, और दूसरा बंदा ठीक ठीक है, मतलब मीडियोकर है। बट जो पहला वाला है वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है और दूसरा वाला इमोशनली स्ट्रांग है। अब पहला वाला एग्जामिनेशन हॉल में गया, उसने टेस्ट बुकलेट खोली या कंप्यूटर पे लॉगिन कराया दी, वो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और शुरू के ही सपोज 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उसे नहीं आते। ही वाज सो कॉन्फिडेंट बिकॉज ही वाज हैविंग ए गुड नॉलेज, ही और शी, ओके, वाज हैविंग सच ए गुड नॉलेज। द स्टूडेंट वाज सो कॉन्फिडेंट कि वो कर लेगा, बट जैसे उसने देखे पहले 5-7 क्वेश्चन उसे नहीं आते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, हार्ट सिंक कर जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस पहले भी होगा, सारी जिंदगी हो गई आपको एग्जाम्स देते देते, कॉलेज के, स्कूल्स के, ओके। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम्स पहले भी दे रखे होंगे या प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस। तो बहुत कॉमन सी सिचुएशन है कि शुरू के कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, आपका हार्ट सिंक करने लगा, हाथ पैर कांपने लग गए, पसीना आने लगा, और जो आपको आता था वो भी आप इतने एंशियस हो गए कि जो आपको आता था वो भी भूलना शुरू कर देंगे। आपने खुद देखा होगा, यदि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं तो आप कई बार बहुत इजी सी कैलकुलेशन भी गलत कर देते हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी आपको याद नहीं आता। अब लेते हैं दूसरे स्टूडेंट का एग्जाम्पल, हु वाज अ बिट मीडियोकर, मतलब नॉलेज में भी, सब्जेक्ट नॉलेज में भी, इंटेलिजेंस में भी, कॉमन सेंस में भी, बट ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग इमोशनली। अब उसने देखा भाई नहीं आते 4-6 क्वेश्चन, तो वो अपने आप को कैसे दिलासा देता है कि यार हम कौन सा इतना पढ़े थे, हम कौन सा इतना इंटेलिजेंट है, वो उन क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के अटेम्प्ट करने लग जाता है जो क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाता है बिना एंजाइटी में आए हुए। तो आप खुद बताइए कि एक स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज बेटर है, दूसरा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा इंफीरियर है, बट दोनों में से परफॉर्म कौन बेटर कर पाया? दूसरा वाला स्टूडेंट जो इमोशनली स्ट्रांग था। तो इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट अलॉन्ग विद दैट यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग इमोशनली ऑल्सो। घबराहट छोड़नी है, घबराने से कॉम्पिटिशन्स क्लियर नहीं होते। हर समय अपने साथ ये कैरी नहीं करना है कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। जब वो सिचुएशन आएगी, जब देख ली जाएगी, वो सिचुएशन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के तो डील नहीं हो सकती ना। यदि आप फेल हो गए तो वो तो बाद में आके आपको टैकल करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं आप अपना चांस लेते? जैसे हम कहते हैं ना कि लड़ाई में दुश्मनों को छांट छांट के मारेंगे, तो क्यों नहीं आप छांट छांट के क्वेश्चन सॉल्व करते? और उस छांट छांट के क्वेश्चन सॉल्व करने को ही मैंने एक तरीके से बनाया है। बट उससे पहले एक चीज मैं और बता देता हूं कि खाली हार्ड वर्क आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है क्या? नहीं, हार्ड वर्क नहीं देता है, स्मार्ट वर्क देता है। दोनों में फर्क क्या है? हार्ड वर्क का मतलब है एक बंदा रोज 15 घंटे पढ़ रहा है, रोज 15 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है कंसिस्टेंटली, और दूसरा बंदा है जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, बट वो उस 8 घंटे में स्मार्टली पढ़ रहा है।
वो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करता है पिछले सालों के पेपर्स को देखते हुए कि क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि उसे कैलकुलस करना है तो वो बच्चों की तरह सारी कैलकुलस पढ़ेगा A to Z, नॉट एट ऑल। ओके, तो वो उन्हीं पोर्शंस को पढ़ेगा जो पोर्शन पिछले 10 साल से 8 साल से उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। कंपटीशन के बारे में कोई भी सर्टेन नहीं होता, इट इज अ गेम ऑफ चांस। जैसे आप प्रोबेबिलिटी करते हैं, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ चांस। आप गैम्बलिंग करते हैं, इट्स जस्ट अ गैम्बल, बट इट इज अ कैलकुलेटेड गैम्बल। तो स्मार्ट बंदा वो है जो पिछले पैटर्न्स के बेसिस पे आगे की पढ़ाई करता है और कुछ पोर्शंस को छोड़ता चला जाता है, बिकॉज इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कि आप सारा कोर्स कवर कर लें, कवर कर भी लें तो उसे एग्जामिनेशन हॉल में रिट्रीव कर लें, क्योंकि करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब आपको राइट टाइम पे राइट चीज याद आ जाए, ठीक है ना, इन राइट टाइम। मतलब ये नहीं 10 मिनट में याद आ रही है, 10 मिनट तो मेरे में है ही नहीं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो दैट स्मार्टनेस इज नीडेड। तो मैं हार्ड वर्क से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं यू शुड डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट मीन्स 8 घंटे में इतना पढ़ लो जितना कोई दूसरा इंसान 15 या 16 घंटे में पढ़ता हो। कंपटीशन का मतलब हर चीज में आपने अपने आप को औरों से बेटर शो करना है, खाली सब्जेक्ट में नहीं, इन एवरीथिंग। और कंपटीशन खाली ये एग्जाम नहीं है, होल ऑफ द लाइफ इज ए कंपटीशन। आप कल को जॉब में जाएंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज में जाएंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, एवरीवेयर यू हैव ए कंपटीशन। और कंपटीशन को हमेशा पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए, दूसरों को दबा के नहीं, अपने को उठा के। ओके, सो दैट यू हैव टू कंसीडर। इज देयर एनी टेक्निक विच कैन बी यूज टू स्कोर टॉप मार्क्स? दैट इज व्हाट आई एम डूइंग टुडे। ओके, वही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि टेक्निक्स क्या है। उन टेक्निक्स में ऑलरेडी मैं इमोशनल स्ट्रेंथ, और इसलिए आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए आज की डेट में, जब आप जॉब के लिए जाते हैं, हमारे जमाने में, मेरी जनरेशन में आईक्यू पे बहुत ध्यान दिया जाता था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे। आज के टाइम में जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, तो ईक्यू पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इमोशनल क्वेश्चन पे। कंपनीज आपको आईक्यू के लिए नहीं टेस्ट करती हैं, आपको ईक्यू के लिए टेस्ट करती हैं। जैसे अभी मैंने एक सिचुएशन में आपको बताया था कि जो इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं वो किस तरह अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं बनिस्बत उनके जो आईक्यू में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वही आज की डेट में पूरे वर्ल्ड ओवर अडॉप्ट करी जाती है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आईक्यू, दे जस्ट वांट ईक्यू, ए वेरी वेरी स्ट्रांग ईक्यू। तो ईक्यू के भी टेस्ट करे जाते हैं। ओके, तो आई एम टेलिंग यू द टेक्निक्स, ओके, सो दैट यू कैन स्कोर टॉप मार्क्स। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, छांट छांट के दुश्मन को मारेंगे, मतलब छांट छांट के क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले 1 या 2 मिनट में सारे पेपर को स्कैन कर लीजिए, चाहे वो पेपर पेन वाला पेपर हो, चाहे वो पेपर पे प्रिंटेड एग्जाम पेपर हो, या आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। दोनों में ही आप पे प्रोविजंस हैं कि आप सर्च कर सकते हैं। एंड देन कम्स माय बेस्ट टेक्निक कॉल्ड SSSS। मेरा नाम भी ऐसे ही है, संजय अग्रवाल। ओके, डॉक्टर संजय अग्रवाल, यू ऑल नो। ओके, SSSS, एवरी S इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला S stands for scan your paper. Okay, scan your paper, just go through it is in 1 or 2 minutes. Then search for those questions which are easier, या जो आपको easier लगते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उन्हें सर्च करा, उन्हें सेलेक्ट करा और फिर उन्हें सॉल्व करा। ये 4 S यदि आप अडॉप्ट कर लेते हैं ना, देन यू आर द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, तब आप अच्छा काम कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट नॉलेज से ज्यादा परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। अब सचिन हर बारी तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता ना, टॉप प्लेयर होते हुए भी इंडिया का, या धोनी, या कोई भी। गुगलीज भी आती हैं, बाउंसर्स भी आती हैं, कुछ भी आ सकता है, बट दे नो हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन। सेम वे यू शुड नो हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन, एंड फॉर दैट यू शुड हैव ए वेरी वेरी गुड मेंटल स्ट्रेंथ। तो मेरे लिए एकेडमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स में हमेशा इनकलकेट करता हूं। ठीक है ना? तो स्कैन द पेपर, सर्च द क्वेश्चंस, सेलेक्ट द क्वेश्चंस एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सर्च एंड सेलेक्ट में भी क्या फर्क है? आपने सर्च करा, आपको दिखा 15 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बट पहले कौन सा करूंगा, दैट इज द सिलेक्शन। ओके, और आजकल कंप्यूटर बेस्ड में तो इतना एडवांटेज है कि आप मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन को पहले ही, बिना आंसर करे आप मार्क कर सकते हैं। रिव्यू के लिए भी मार्क करके भी आप रिव्यू के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने पोर्टल पे डाल रखा है बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी जो एनटीए का होता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करती है आईटीज के लिए, जेईज के लिए, सीयूईटीज के लिए, एंड और सब के लिए जितने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, एसएससी एटसेट्रा, तो उनमें वही फंक्शनैलिटीज हैं कि आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, आप उसे आंसर करके रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं, आप आंसर करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, whatever you want to do, and you can change and select and search and scan questions at any moment of time, but that is the most important thing which you should always do. बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताते हैं कौन सा सब्जेक्ट अच्छी तरह करना है, बहुत सा टॉपिक अच्छा करना है, बट इंडिया में खास करके जब मैं बाहर जाता हूं इंडिया से, मेरे मेजर लेक्चर्स जो मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पे होते हैं कि हाउ टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। यू नो एवरीथिंग, बट
इट डजंट गारंटी कि आप बेस्ट परफॉर्मर हो पाएंगे. सो हाउ टू बी ए बेस्ट परफॉर्मर इन ऑल सिचुएशंस, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू टीच टू माय स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट नॉलेज और लॉजिक तो है ही है, और लॉजिक भी इसीलिए मैं टीच करता हूं क्योंकि इन सब चीज़ों में एक रीजनिंग पावर चाहिए, लॉजिकल पावर चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को या सबको. खाली स्टूडेंट्स ही क्यों, दुनिया में हर एक को थॉट प्रोसेस चाहिए, हर एक को रीजनिंग करनी तो आनी चाहिए, हर एक को आर्ग्यू करना तो आना चाहिए. और जब हम आर्ग्यू करते हैं, हमारी बहुत गलत कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों में, हम आर्ग्यू का मतलब समझते हैं दूसरे को झुठलाना, जबकि आर्ग्यू का मतलब होता है दूसरे को कन्विंस करना. तो हमेशा पॉजिटिव रहना. यू ट्राई टू कन्विंस अदर, यू ट्राइंग टू कन्विंस द एग्जामिनर दैट यू आर द बेस्ट. बट एग्जामिनर को कन्विंस कैसे करेंगे, वो आपके सामने तो है ना, ही इज नॉट फेस टू फेस विद यू, तो थ्रू योर एग्जामिनेशन पेपर. ओके, सेलेक्टिव करेंगे, तैयारी भी थोड़ी सी सेलेक्ट करके करेंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ते चलेंगे जो कभी आए नहीं है. बाई चांस इस साल आ जाते हैं, देन आई नो कि सारा पेपर तो मैं वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा एग्जामिनेशन में इतने टाइम में, और 100% को सिलेक्शन होती भी नहीं 100% मार्क्स पे. 1000 का पेपर हो तो 650, 700, 600, 550 तक में बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाती है बहुत अच्छी जगह एग्जामिनेशंस में. आई एम जस्ट गिविंग यू ए सिचुएशन. इसका मतलब ये नहीं है कि हर एंट्रेंस एग्जाम 1000 नंबर का ही होता है, जितने का भी. ओके, तो स्कैन, सर्च, सेलेक्ट, सॉल्व, दिस इज द टेक्निक विच आई टीच टू माई स्टूडेंट्स, विच आई हैव बीन टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 30 years or more than 30 years. I started this in 1994. My institute was the first to start MC entrance coaching in India. और उसके बाद मैंने सारे verticals में इसे फैलाया, and now it is an edtech company, okay, catering to different needs, not just counseling or training and teaching, but also motivational talks. So apply the SSS approach. Obviously, if you want to help others, you may share it. बट यदि आप अपने आप तक ही रखना चाहते हैं, जो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव अप्रोच है, देन डू नॉट शेयर इट, बट ऑलवेज बी पॉजिटिव. जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है ना, उतनी हमारा कैलिबर शार्पन होता है, उतनी हमारी स्किल्स शार्पन होती हैं. आप खुद सोचिए ना, यदि मुझे किसी से कंपटीशन ही नहीं है तो मैं बहुत ढीला सा नहीं पड़ जाऊंगा. स्टूडेंट्स के एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, यदि मेरा कंपटीशन ही नहीं है मैं बहुत ढीला पड़ जाऊंगा. जब मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे से कम्पीट कर रहे हैं, तभी तो मैं अपनी स्किल्स को एनहेंस करने की और शार्पन करने की कोशिश करूंगा. इट्स सो ऑब्वियस, यू नो, एवरीबॉडी नोज इट. जब सबको पता है तो सब अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम औरों से चीजें छुपाना चाहते हैं? छुपाना इज नेवर ए सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट, सेल द क्वेश्चंस बी अटेम्प्टेड इन द गिवन ऑर्डर और सीक्वेंस. मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं. नेवर, कोई नहीं कि मैं पहला क्वेश्चन पहले करूंगा फिर दूसरा करूंगा या तीसरा. नो नो यार, आई स्कैन, सर्च, सेलेक्ट एंड सॉल्व. मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढूंगा जो इजी हैं या जो मुझे इजी लग रहे हैं या जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं. मैं उन क्वेश्चंस को सबसे आखिर में करने की कोशिश करूंगा जो मुझे देखते ही फीलिंग दे रहे हैं कि बहुत मुश्किल है या बहुत लेंदी हैं या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. व्हाई शुड आई डू दिस नाउ? कुछ लोग गलत अप्रोच सोचते हैं. वो लोग करते हैं कि पहले मुश्किल क्वेश्चंस को कर लिया जाए जिससे बाद में टाइम मिल जाए. नो, कभी मत फंसिए, किसी टफ पजल में मत फंसिए, किसी लेंदी क्वेश्चन में मत फंसिए. पहले उन चीजों को कर लीजिए जो आपको आते हैं. और यदि 50 या 100 क्वेश्चंस में से आप 20% या 15% क्वेश्चंस भी ऐसे कर लेते हैं तो आपको पता है कितना मोरली बूस्टअप मिलता है. आप में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है. यदि पहले 5 मिनट में आपने 10 या 15 क्वेश्चन कर लिए इजी छाट के, तो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा कि कितना मोटिवेशन मिलता है अंदर से आपको. सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, हमारी क्रिकेट टीम है, मैच खेल रही है. यदि शुरू के प्लेयर्स ज़्यादा स्कोर बना लेते हैं फास्ट स्पीड से, फास्ट रेट पे, तो बाद वालों को कितना ईजी हो जाता है. बट यदि शुरू में ही हमारा रन रेट कम हो जाए, आप खुद इमेजिन करिए कि बाद में हमारे प्लेयर्स पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है. तो सेम हैपन्स इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. शुरू में यदि हमने कुछ बढ़त ले ली, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो हम कंफर्टेबली और क्वेश्चंस को कर पाते हैं, क्योंकि जो टाइम हमने शुरू के क्वेश्चन में सेव करा है वो हम बाद वालों में इन्वेस्ट कर देंगे. बट यदि शुरू में मैं फंस गया किसी क्वेश्चन में और मैंने 10-15 मिनट लगा दिए और मुझे दिखता है मेरे 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो मैं इतना मेंटली डाउन हो जाऊंगा कि मेरी आगे भी परफॉर्मेंस गंदी हो जाएगी. सो स्कैन, सर्च, सेलेक्ट एंड सॉल्व आपकी पर्सनालिटी का ये एक पार्ट हो जाना चाहिए. जैसे आप लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे ये टेक्निक भी आपकी जिंदगी का पार्ट होना चाहिए हर जगह. कोई भी लाइफ में आप पे एक से ज्यादा प्रॉब्लम है, सेलेक्ट करके वो प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट कीजिए जो सिंपलेस्ट है, उसे तो खत्म करें ना. दिखने में 10 प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, यदि 6 सिंपल खत्म हो गई तो 4 बाद में देख लेंगे जो टफ वाली है, क्योंकि टफ वाली को मैनेज करने में, सॉल्व करने में तो टाइम लगना ही है ज्यादा. सो व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम ऑन दोज थिंग्स? ओके, सो दैट शुड बी द अप्रोच. सर टफ क्वेश्चन भी अटेम्प्टेड फर्स्ट. मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं. मैं तो अपने टाइम में टफ क्वेश्चन जो बहुत टफ लगता था उसे अटेम्प्ट ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. एंड विल यू बिलीव, हर बारी मैंने आईएएस प्रीलिम्स भी क्लियर करा विद टॉप स्कोर्स टेकिंग मैथ्स एज द पेपर. सो ऑल द एंट्रेंसेस आई क्लियर्ड, ओके, यूजिंग द सेम अप्रोच. I was using this when I was a student. I was teaching this when I was a teacher.
एंड आई एम टीचिंग इट टू यू नाउ, जब मैं एक एडटेक चला रहा हूं, ठीक है ना। सो टफ क्वेश्चंस should not be attempted or should be attempted in the end if the time permits. टाइम है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. Shall a question be completely solved or attempt should be made to answer it using choices? That's a very common question which normally student ask. कई स्टूडेंट क्या होता है, एक तो रफ पेपर बहुत कम होता है, और आप खुद सोचिए यार, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पे आपको 1 या 1.5 मिनट मिलता है, कुछ कुछ क्वेश्चन पे 40-50 सेकंड भी मिलते हैं. क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, आंसर करना है, 4 प्रोसेस करने हैं आपको. 4 प्रोसेस इतने कम टाइम में आप कैसे करेंगे जब तक आपकी अप्रोच बहुत बढ़िया नहीं है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन चॉइसेस की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा, बट अप्रोच आपको क्या रखनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको चॉइसेस की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए. मेरे इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी पढ़े हुए हैं जिनमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही चॉइसेस की हेल्प से सॉल्व करके दिखाया जाता था. टफ क्वेश्चंस को, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस को चॉइस दी है ना एग्जामिनर ने यार, देन व्हाई डोंट वी मेक यूज ऑफ दैट. जब चॉइस दी है तो मुझे यूज क्यों नहीं करना है, बिकॉज दैट विल सेव माई टाइम. हाँ, उसमें मेरी कॉमन सेंस चाहिए, मेरी इंटेलिजेंस चाहिए, और सब्जेक्ट नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए. तो खाली सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, एमएल, तो इन सबका जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. तो यूज चॉइसेस टू आंसर इट. और यदि कोई क्वेश्चन चॉइसेस से नहीं हो पा रहा है तो उसे डिले करिए कि बाद में करूंगा यार, वही सर्च, स्कैन, सेलेक्ट एंड सॉल्व, और बाद में मैं उसे सॉल्व कर दूंगा. यदि मैं हर क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करने लग गया, तब मुझे पता है मैं पेपर नहीं सॉल्व कर पाऊंगा पूरा का पूरा. और हर क्वेश्चन मेरी लाइफ के लिए, मेरी उस प्रोफेशनल लाइफ के लिए जिसके लिए मैं ये एग्जाम दे रहा हूं, इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से रिजेक्शन पे ला सकता है और रिजेक्शन से सिलेक्शन पे ले जा सकता है. इज गेसिंग ए गुड आइडिया? गेसिंग इज ए वेरी वेरी गुड आइडिया, प्रोवाइडेड आप कम से कम 50% चॉइसेस को एलिमिनेट कर दें पहले. इंटेलिजेंट गेसिंग, नॉट द वाइल्ड गेसिंग. तुक्केबाजी नहीं कि आंख बंद करी, उंगली रखनी शुरू कर दी कि किस किस क्वेश्चन को उठाना है ना. कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही चॉइस को मार्क करना शुरू कर देते हैं गेसिंग में. दैट इज अ वर्स्ट अप्रोच वन कैन अडॉप्ट. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुई भी है कि वाइल्ड गेसिंग हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती है. अब सपोज एक ऐसे पेपर में अपेयर हो रहे हैं जिसमें 4 चॉइस हैं, आईएएस में 3 चॉइस हैं, तो उसमें गलत होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. बट और ऑर्डिनरी पेपर्स में और नॉर्मली पेपर्स में 4 चॉइसेस हैं, हर चॉइस के सही होने के 25% चांसेस हैं और गलत होने के 75% चांसेस हैं. तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सही होने के चांसेस बहुत कम हैं. बट हाँ, यदि आप इन 4 चॉइसेस में से 2 चॉइसेस एलिमिनेट कर देते हैं एंड यू आर वेरी श्योर कि ये चॉइसेस आपका आंसर नहीं हो सकते, तब आपकी हर चॉइस में 50% चांसेस सक्सेस के हैं, 50% चांसेस के फेलियर के हैं, देन यू कैन प्ले दैट गेम. तब आप यूज कर सकते हैं. तो गो फॉर गेसिंग प्रोवाइडेड यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट हाफ ऑफ द चॉइसेस. तो यदि 3 चॉइस वाला पेपर है तो कम से कम एक तो आपको हटाना ही पड़ेगा, एक चॉइस हटानी पड़ेगी, फिर भी 33% चांसेस आपके सिलेक्शन के होते हैं. बट ठीक है, अब 3 में से 2 हटा दें तब तो आपको पता ही है सिलेक्शन करेक्ट आंसर है. तो कम से कम एक हटा के गेस मारना है यदि 3 चॉइस वाला एग्जामिनेशन है, जैसे आईएएस में होता है, यूपीएससी में. और यदि 4 चॉइस वाला क्वेश्चन है, देन कम से कम 2 चॉइसेस को आपको एलिमिनेट करना होगा. मिनिमम 2 चॉइसेस आर टू बी एलिमिनेट बिफोर यू go for the guessing. So guessing means intelligent guessing and a well calculated guessing and a smart guessing. Okay, so I hope now this is clear. What is more important, speed or accuracy? A very good question. Speed या accuracy, दोनों के बीच में एक मैच्योर बैलेंस चाहिए आपको यदि आपको सिलेक्शन चाहिए. तो ना आप इतना फास्ट हो सकते कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दें या ब्लंडर्स कर दें, और ना आप इतने स्लो और एंशियस हो सकते कि आपकी स्पीड ही खत्म हो जाए और आप पूरा पेपर है, जितना भी पेपर सिलेक्शन के लिए चाहिए, आप उस कट ऑफ तक पहुंच ही ना पाए. इसका मतलब हैव ए मैच्योर बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी. हियर नीड्स योर इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस. ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, प्रॉपर तरीके से. कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर कर दिया, फिर बार बार ही उसे रीचेक करते हैं, बार बार ही चेक करते हैं. नेवर डू दैट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. रीचेक नहीं करना. रीचेक का आपका बहुत मान है तो रिव्यू में डाल दीजिए कि मैं बाद में चेक कर लूंगा, मार्क कर लीजिए कि मैं बाद में चेक कर लूंगा. उसके अलावा कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन में फंस गया, 5 मिनट बाद उसे लगा कि नहीं यार मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा, वो उसे छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे चला जाता है.
उस समय आप ऑलरेडी 5 मिनट डिवोट कर चुके हैं, जहां आपने रफ वर्क कराया ना वहां पर एक मार्क कर लीजिए, चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चाहे पेपर बेस्ड टेस्ट हो, दोनों में रफ वर्क तो आपको अलाउड होता है। आप उस पोर्शन को मार्क करके रखिए किसी अलग कलर के पेन से, उस पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, जिससे बाई चांस यदि आपको रिव्यू का टाइम मिल जाए तो आप वापस आके उस चीज को देख सकें। ऑलवेज डू दैट। कंप्यूटर बेस्ड में सिंबल अलग यूज होते हैं, बट यदि ये पेपर बेस्ड एग्जाम है लाइक एनडीए और यूपीएससी, तो जिन क्वेश्चंस को मुझे रिव्यू करना होता था ना अपने टाइम में, मैं उसके क्वेश्चन नंबर को सर्कल कर लिया करता था एक अलग कलर से। इसका मतलब मैं इसका रफ वर्क कर चुका हूं, मैं इसे बाद में दोबारा आऊंगा रिविजिट करने के लिए। आई विल कम बैक टू रिविजिट इट इफ द टाइम परमिट्स। तो इस तरह की कुछ टेक्टिक्स आपको अवॉइड कर इस तरह की कुछ टेक्टिक्स आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट कर सकें, बिकॉज अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल मैटर्स एंड नथिंग एल्स। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी में यू नीड टू हैव ए मैच्योर बैलेंस। ओके, don't be too fast, don't be too slow, don't be anxious about too much accuracy, don't be like ना लापरवाह होना है कम एक्यूरेसी के लिए। Shall the night before the exam be spent without sleep brushing the important concept? बहुत सारे लोग एग्जाम से पहली रात को रात भर पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है पूरी रात पढ़ भी लेंगे तो आप कितना रिवाइज कर लेंगे? एक पूरे साल भर का सिलेबस आपके पास है जो आपको एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है, और आप चाहते हैं एक पिछली रात पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लूं, वो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। अभी तक का ये एक्सपीरियंस है। तो बेस्ट क्या रहता है, अपने को एक अच्छी नींद दीजिए और उसके बाद एक लाइट एंड फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम में अपीयर होइए। कुछ लोग सुबह भी बुक खोल के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी तैयारी करते रहते हैं ना। नो नीड टू डू दिट यार, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। लास्ट मोमेंट आपके ब्रेन पे बर्डन डालता है, आप उसे रिलैक्स तो होने दीजिए। आप खुद अपने बारे में सोचिए, आप फिजिकली बहुत थके हुए हैं, आप बहुत थके हुए हैं, आप पहली रात को सोए भी नहीं, और फिर आपसे कोई कहता है कि चल भाई 2 किलोमीटर की मैराथन करते हैं, रेस लगाते हैं। आपको लगता है आप कर पाएंगे? आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी अंदर से तैयार हो इन कामों के लिए, आपकी बॉडी आपको परमिट नहीं करेगी। सिमिलरली आपका ब्रेन आपको परमिट नहीं करेगा यदि आप उसे रेस्ट नहीं देते हैं तो। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ये ऑब्वियस क्वेश्चन होता है मेरे से हमेशा कि सर नींद ही नहीं आती पहली रात को, तो हमने सोचा उठ के पढ़ लें। कम ऑन यार, एक ऐसे ग्रेट कल्चर में तुम लोग पैदा हुए हो। अब शवासन में लेटिए, मतलब लेटने का मतलब क्या है, शवासन नहीं भी आता है तो आप हाथ पैर को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए बस। क्या बुराई है हमारे को उन पुरानी चीजों को अडॉप्ट करने में जो हमें हेल्प करती हैं। आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा आपकी ब्रीदिंग पे, आप अपनी सांस पे ध्यान लगाइए। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपको मुश्किल पड़ेगी, बट आप स्टिक करिए उसको। हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और अपनी ब्रीदिंग पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अडॉप्ट दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। बट मेरी एडवाइस ये है कि आपका ब्रेन लाइट एंड फ्रेश होना चाहिए जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जाते हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को सुबह भी रिवाइज करने से मना करता हूँ। बड़ा आपको 4-5 पॉइंट देखने का भी होता क्या ना, हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, उस समय हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हमें लगता है हम फॉर्मूला भूल गए, तो उस समय आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देखने के लिए वो फॉर्मूला उठा के देखना है, तो दैट इज अनदर थिंग। बट आप सारे फॉर्मूलेस को दोबारा से रिवाइज करने लग जाओ, इट वॉन्ट हेल्प यू। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं, मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया करता था लास्ट मोमेंट पे। पहले दिन मैं फुटबॉल वगैरह खेलने भी चला जाता था, बिकॉज मैं अपने आप को फ्रेश रखना चाहता था मेंटली। बैठ के मुझे एग्जाम देना तो फिजिकल थकान तो मेरी चल सकती थी, बट यदि मैं मेंटली टायर्ड हुआ तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और मेरी परफॉर्मेंस इस पिछले एक दिन के पढ़े हुए से नहीं होगी। बहुत बारी हम सोचते हैं कि यार जो हमने पहले दिन पढ़ा शायद वही आ जाए अगले दिन पेपर में, बट ये भी तो हो सकता है कि पिछले 10 दिन में हमने जो पढ़ा उनमें से कुछ भी पेपर में ना आए। दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज है ना। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके बेसिस पे क्यों ना हम प्रोसीड करें। तो माय एडवाइस इज हैव ए लाइट एंड फ्रेश दिमाग, ओके। लाइट एंड फ्रेश दिमाग होना चाहिए आपका बिल्कुल जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसे। और अब एक क्वेश्चन आ गया, डज सुपरस्टिशंस प्ले एनी रोल इन स्कोरिंग टॉप मार्क्स? हमें से बहुत सारे लोग मंदिर में हाथ टेकते हैं, उस दिन माथा टेकते हैं, भगवान को प्रसाद बोलते हैं, हमारे माता पिता बोलते हैं, और नॉर्मली हमारी मदर्स हमें दही और चीनी खिलाती हैं। मेरे टाइम से भी खिलाती हैं, मेरे से पहले भी ये खिलाया चला जाता था। कई बार हम इस पर लॉजिकली आर्ग्यू करने लग जाते हैं पेरेंट्स से या किसी से भी, बट मुझे लगता है हर चीज में हमें लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए, चाहे हम कितने भी लॉजिकल इंसान हो। कुछ चीजें हमें फेथ एंड ट्रस्ट पे भी छोड़ देनी चाहिए। ये जो दही चीनी खाने का एक छोटा सा तरीका है जो मदर खिलाती हैं प्यार से उस समय, वो आप उनको आपसे ज्यादा फिक्र है, मतलब आप जितनी फिक्र है उन्हें आपकी ग्रोथ, और फिक्र आपकी ग्रोथ की है। उन्होंने तो अपनी लाइफ में आपके लिए मेहनत ही कर रही है वो लगातार, चाहे फादर हो चाहे मदर हो। आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाए इसके लिए वो आपको दही चीनी खिला रही है, या कोई भी सुपरस्टिशन हाथ पे कलावा बांध रही है। लेट देम डू दिस, और आप अपने आप को भी इससे तैयार कीजिए। ये आपको एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस यदि देता है कि हाँ भगवान मेरे साथ है।
बुराई क्या है यार, क्यों हर चीज में लॉजिक ढूंढना है? और ये मैं कह रहा हूं जो सारे टाइम लॉजिक पढ़ाता है, मैं खुद नहीं हर चीज में लॉजिक ढूंढता, मेरे को खुद भगवान में बहुत आस्था है। आस्था एंड विश्वास हर समय आर्ग्यू नहीं करे जा सकते। हाँ, वो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं कि किसी ने कह दिया छत से कूद जाओ और आप कूद गए, नो नो, दैट शुड नॉट बी देयर। बट दही चीनी खाना, हाथ पे कलावा बांधना, भगवान के आगे सिर झुकाना, या ये कहना कि भगवान मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, कहीं कोई बुराई नहीं है यदि ये आपके या आपके परिवार को कॉन्फिडेंस देता है तो। क्योंकि कोई तो चाहिए ना हमें जो ऊपर से हमारी मदद कर सके, कम से कम हमारा दिमाग ये चाहता है, और हमारा दिमाग ये चाहता है तो कोई बुराई नहीं है। ओके, सो सुपरस्टिशंस भी करिए और किसी से मत उलझिए। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर कुछ भी कहते हैं उससे उलझ गए, नेवर डू दैट। जैसे उन्होंने रोल नंबर मांगा, सिस्टम तो चेंज हो रहे हैं, काफी बारी गेट पे चेक हो जाते हैं, बट सपोज अंदर इन्विजिलेटर आपसे कुछ कहता है तो आप बहुत पोलाइट रहिए यार। आप पोलाइट और थैंकफुल रह के दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, आप रूड होके कभी किसी की हेल्प नहीं ले सकते। कई लोग मैंने देखा पहले भी, कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ताव में आ जाते हैं कि सर आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ये सोचिए यदि 5 मिनट उनके साथ उलझने में आपका निकल गया, इन्विजिलेटर के साथ या किसी के साथ भी, तो वो तो जाके बैठ जाएंगे, चाय भी पी लेंगे, बट आपको लगता है आप उस 5 मिनट के गुस्से के बाद अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे? बहुत कूल रहिए, बहुत कंफर्टेबल रहिए, हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए कि भगवान ने एक मौका आपको दिया कि आप एग्जाम में बैठ पा रहे हैं। बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चाह के भी एग्जाम्स में नहीं बैठ पाते, जो चाह के भी नहीं पढ़ पाते, तो बी ऑलवेज थैंकफुल। बहुत ज्यादा टेंडेंसी आज की डेट में ये हो गई है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम खुद ही कर पा रहे हैं सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में कर सकते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं। आपको चांस मिला है तो उस चांस का एडवांटेज उठाइए और उसे एक नॉकआउट अटेम्प्ट बनाइए, अपना सब कुछ लगा दीजिए। क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रहनी चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, ना अपने टीचर के लिए कर रहे हैं, बेसिकली अपने लिए कर रहे हैं। यू आर दी सोल बेनिफिशियरी ऑफ दैट। आप ही खोएंगे और आप ही पाएंगे। माँ बाप और टीचर हम सबका रोल सेकेंडरी होता है। आप यदि खुश हैं, आप सेलेक्ट होते हैं तो हम आपके साथ खुश हो जाएंगे, और यदि आप अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाते हैं तो हम आपके साथ थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाएंगे, बट लाइफ तो आपकी अफेक्टेड है ना। तो इसलिए सब चिंताओं को छोड़िए, एक बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए तो लीव ऑल दी वरीज बिहाइंड। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनकी चिंता मत कीजिए, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें छांट छांट के कीजिए, दुश्मन को छांट छांट के मारिए, ये अप्रोच रखनी है। और मैं जानता हूं आप कर पाएंगे और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज इट इज योर लाइफ एंड इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। बट एट द सेम टाइम बी वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड, टू योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया और आप पे ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्जामिनेशंस में अपेयर हो पा रहे हैं। और आप खुद सोचिए, जब भी थैंकफुल होते हैं ना तो आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। जब भी आप किसी से खुंदक पाले रहते हैं तो आप खुद भी तो टेंस्ड होते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स को अडेप्ट कीजिए एंड आई नो यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छी सिलेक्शंस आप लोग देंगे और मेरी बेस्ट विशेष तो आपके साथ हैं। आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल, ऑलवेज देयर विथ यू। सी यू सून।